हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चे एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेस टेक्निकल उन बच्चों के लिए, उनके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए एक पीवाईक्यू एमसीक्यूज का सीरीज चला रहा है। और इस सीरीज में उन सिलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, उन सिलेक्टिव टॉपिक से सवाल लिया गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, तो ये जो सीरीज चल रहा है, आप देखेंगे ये 90 से 95% सवाल इन्हीं टॉपिक से पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो सीरीज चल रहा है आपके लिए बहुत खास होने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर इस सीरीज को, इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आपके प्रिपरेशन के बूस्ट के साथ साथ आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को इनहेंस के साथ साथ आपको 100% बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है? तो प्लीज, अगर आप ऑनेस्टली एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ठीक है बच्चे? और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है? आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिकॉज टेलीग्राम से आपको जुड़ना अनिवार्य है। टेलीग्राम में इस वीडियो लेक्चर का एनिमेशन पीडीएफ को शेयर किया जाता है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। तो आप बिल्कुल जुड़िएगा। ठीक है? और जो आज पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं और पहली बार मेरे से जुड़े हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सिलेक्टिव टॉपिक का एमसीक्यूज या पीआईक्यूज या सिलेक्टिव टॉपिक का थ्योरी कॉन्सेप्ट लेके आओ, जिससे आपके पढ़ाई को, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो भी प्रिपरेशन है वो इनहेंस करें या फिर बूस्ट करें। ठीक है बेटा? जिससे कि आपका जो भी गोल है, गोल आप इजीली अचीवमेंट कर सको। अगर आपका एसएससी जेई गोल है तो आप इजीली एक सीट, उसमें से आपका एक सीट पक्का बने। ठीक है बच्चे? तो जो, सॉरी, ये सॉम, ये थ्योरी ऑफ मशीन नहीं है, ये आज जो हम लोग का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ, जो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिए गए हैं। ठीक है? ठीक है बच्चे, जो आज का मेरा हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेप्टिक पीओक्यू, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेक्टिव पीओक्यू रहेगा, सिलेक्टिव एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है? और ये जो आपके सामने आप जो देख रहे हैं, ये जितना भी टॉपिक है, इस टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। ठीक है? ये जितना भी टॉपिक है, इस टॉपिक से 90% टू 95% सवाल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो आपको ये जितना भी 5 टॉपिक है आप जरूर देखेंगे। ठीक है? अपन लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है? आज जिसका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन बोलेंगे या सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से ज्यादा सवाल नहीं लिया गया, ज्यादा सवाल आपका लिया गया स्ट्रेस स्ट्रेन से। ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन से ज्यादा सवाल लिया गया और लगभग आज अपन देखेंगे 20 टू 25 क्वेश्चन, 20 टू 25 क्वेश्चन आज देखेंगे अपन। ठीक है? ठीक है बच्चे? तो दिल थाम के बैठिए और क्लास का आनंद लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? इसमें भी
अगर आप प्रीवियस जो भी 3 पार्ट हो चुका है थ्योरी ऑफ मशीन का नहीं देखें तो प्लीज सबसे पहले वो देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, यूनिक क्वेश्चंस पूछा गया, सिलेक्टिव सवाल पूछा गया, जो कि एक्सपेक्टेड है 100% एग्जाम में पूछने के चांसेस का। और ये ऐसा यूनिक सवाल है जो रिपीटेड ज्यादा नहीं हुआ है, कम रिपीटेड सवाल है, ठीक है। क्योंकि जो रिपीटेड सवाल है इंपॉर्टेंट मान के सारे बच्चे पहले उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं। तो आपको अलग सोचना पड़ेगा, आपको कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको रिपीटेड सवाल के साथ साथ कुछ यूनिक सवाल भी आपको स्टडी तैयार रहना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर पूछेगा तो 100% में ऐसे सवाल बनेगा, बाकी लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो आज का सवाल देखिए। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बस करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो अपन रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले अपन रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन E, that is Young modulus of elasticity, G, that is modulus of rigidity, ठीक है, एंड म्यू, दैट इज पॉइजन रेशियो। ये अपन को सबसे पहले रिलेशन देखना है, ठीक है। ये रिलेशन देखना है, तो देखिए रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन है E इज इक्वल टू 2G, इसमें और एक है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, एंड बल्क मॉडुलस छूट गया, बल्क मॉडुलस भी, एंड के, ठीक है। ई बराबर इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी स्टैंड फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, म्यू स्टैंड फॉर पॉइजन रेशियो, एंड के स्टैंड फॉर बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। अगर सेकंड देखेंगे, E बराबर E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। थर्ड देखेंगे तो E इज इक्वल टू 9 kg 6K प्लस G, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है म्यू पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू 3K माइनस 2G अपन 6K प्लस 2G, 6K प्लस 2G। तो आपको ये जितना भी रिलेशन है, चारों रिलेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। चारों रिलेशन को ध्यान में रखना है और आपको सवाल करना है, इसके बाहर इस रिलेशन से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 2G 1 प्लस म्यू, यानी कि आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द करेक्शन है, 2G 1 प्लस म्यू, कौन सा, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, 2G 1 प्लस म्यू, 2G 1 प्लस म्यू, यानी कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 प्लस पॉइजन रेशियो, ठीक है। अच्छा, इसका और एक फॉर्म होता है, ध्यान से देखें, अंक फॉर्म। कभी कभी क्या पूछता है, म्यू को क्या करते हैं, म्यू की जगह 1/m रखना पड़ेगा, म्यू की जगह क्या रख दे, 1/m, ठीक है। जब म्यू की जगह 1/m रखेंगे तो इसका भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट, देखिए, तो E बराबर E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस 1/m, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2/m, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें उतना खास नहीं है, वो दोनों को अपन देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों इस रिलेशन से भी पूछा जाता है, म्यू इज इक्वल टू 1/m रखो, ठीक है बच्चे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप डेरिवेशन के ऊपर में मत जाओ, कैसे आया कहां से आया उसके ऊपर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट बस आप जहन में रखिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड, मेंशन द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स दैट माइल्ड डिस्टिल्स मटेरियल अंडरगोस फेलर बॉय रिफरिंग टू द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अच्छा, आपको सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है, मतलब जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे उसमें कौन से जोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको माइल्ड स्टील का ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको माइल्ड स्टील का ड्रॉ करने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये आपका स्ट्रेस एक्सिस हो गया और स्ट्रेन हो गया, ठीक है। स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस हो गया, ठीक है। इलास्टिक जोन हो गया, दिस इज द इलास्टिक जोन, ध्यान से देखेंगे, दिस इज द कर्व ऑफ माइल्ड स्टील स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। अब मैं पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी, पॉइंट ई। ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है बेटा, आप अगर छोड़ दिए तो बिल्कुल आपसे नहीं बनने वाला है। ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक। अब देखिए, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, पॉइंट ए, दिस इज द इलास्टिक जोन, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट। और ये जो जोन है जीरो से, वो मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ओ से जो ए है उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक, ये हो जाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। पॉइंट ए क्या होगा, इलास्टिक पॉइंट। पॉइंट बी यील्डिंग पॉइंट, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है यील्डिंग पॉइंट, बी देखिए, यील्डिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अपर यील्ड,
ठीक है, और पॉइंट सी है लोअर यील्ड। ठीक, पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी, अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड। ठीक है, अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड, यानी कि बी क्या होगा, अपर यील्ड। यील्डिंग, यील्डिंग जोन। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे समझते जाइएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये हो गया अपर यील्ड। और दिस इज द लोअर यील्ड। लोअर यील्ड। ठीक, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। ये हो जाएगा आपका फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि डी क्या है, पॉइंट डी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एंड पॉइंट ई, फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट ई क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सी से डी तक का जोन एंड डी से ई तक का जोन, ये हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग, और दिस इज द ब्रेकिंग रीजन। ठीक है, नेकिंग पॉइंट, ये हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग, पॉइंट सी टू पॉइंट डी, स्ट्रेन हार्डनिंग, दिस इज द नेकिंग पॉइंट, पॉइंट डी टू ई, नेकिंग रीजन। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, देन यील्डिंग, देन स्ट्रेन हार्डनिंग, देन नेकिंग रीजन, देन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, नेकिंग एंड फ्रैक्चर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ये डायग्राम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपको कंठस्थ है तो आप इजीली बना लोगे, कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट, सब सारा चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब स्ट्रेस डायग्राम से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बना लोगे। ये जो कॉन्सेप्ट में बताया हो, मुश्किल से 10% कॉन्सेप्ट बताया हो। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम के अंदर बहुत सारा चीज है, बहुत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो आपको थ्योरी लेक्चर में बताया जाएगा। फॉर्म अमोंग द गिवन ऑप्शंस पॉइजन रेशियो इज द हाईएस्ट फॉर, आपको पॉइजन रेशियो के बारे में पता होना चाहिए।
पॉइजन रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से। फर्स्ट अपन ले लेते क्रॉक। देखिए, क्रॉक, क्रॉक, देन कास्ट आयरन। कंक्रीट के बारे में नहीं देखना है, सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कास्ट आयरन, देन अपन देखेंगे स्टील या माइल्ड स्टील, देन कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर या फिर एल्युमिनियम, एंड देन लास्ट में देखेंगे रबर, और एक देखते हैं इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। ओके बच्चे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे, जो कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का पॉइजन, सॉरी, कॉर का पॉइजन रेशियो 0 होता है। कॉर का पॉइजन रेशियो 0। नोट्स अच्छा बनना चाहिए, इसलिए नोट्स बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। कॉर का हो गया 0 पॉइजन रेशियो, कॉर का क्या है 0। कास्ट आयरन का 0.23, 0.232, 0.27, माइल्ड स्टील का 0.252, 0.33, कॉपर और एल्युमिनियम का 0.33, रबड़ का 0.452, कट रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 0.45 टू 0.5, एंड इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का 0.5। ये टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है, ये टेबल को एकदम अच्छे से याद रखना है, यहाँ से कोई भी सवाल पूछ सकता है। यानी कि अपन का क्या हो जाएगा, फॉर्म अमंग द गिवन ऑप्शंस पॉइजन रेशियो द हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा रबड़ का। ठीक है, तो हाईएस्ट रबड़ का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा, आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है बेटा, द फॉर्मूला फ्रॉम द extensions in the taper rod of length L and taper diameter of D1 D2। अच्छा, टेपर बार का आपको कुछ नहीं स्ट्रेस पूछा है। ठीक है, टेपर बार का क्या क्या बोला है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी कि डिफॉर्मेशन बोला है। ठीक है, इलोंगेशन कितना होगा टेपर बार में, वो आपका फॉर्मूला फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, देखिए अपन दो चीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेपर बार देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। एकदम अच्छे से देखना है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस दे देता हूं। ठीक है, टेंसाइल लोड डायमेंशन, एकदम ध्यान से करना, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है। जितना आप आराम से काम रह के क्वेश्चन को बनाओगे, एकदम शांत बनाओगे, आपसे हर एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है। मैं टेंसाइल लोड लगा देता हूँ दोनों तरफ, ये टेंसाइल लोड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा, ये पी लोड, टेंसाइल लोड पी लग रहा है, इधर भी टेंसाइल लोड पी लग रहा है।
सपोज मान लीजिए ये गिवन में दिया, ये D1 डायमीटर D1 और इधर डायमीटर D2 ले लेता हूं और लेंथ कितना दे, L दे दिया, ठीक है, टेपर्ड बार का। ओके, तो अपन अगर टेपर बार का फॉर्मूला देखेंगे, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू 4PL अपन फाई D1 D2 इंटू E। देखो आंसर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो और थोड़ा कॉन्सेप्ट है, 4PL फाई E D1 D2, अब अपना ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है, 4PL फाई E D1 D2। ठीक, अगर मान लीजिए इसको ये, अगर ये मैं सिंपल जियोमेट्री में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, सिंपल जियोमेट्री में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि टेपर्ड वार के जगह मैं अगर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कुलर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये आपका सर्कुलर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक, ध्यान से देखेंगे, आज एक एक चीज आराम से समझा रहा हूं तो आपको लेक्चर में बोर नहीं लगना चाहिए। ये इधर लग गया एक लोड, ये पी लोड, ये पी लोड, ठीक है, ये पी हो गया, ये पी हो गया, लोड सेम लग रहा है, डायमीटर इधर का D1 बराबर D हो जाएगा और इधर का D2 बराबर D हो जाएगा और लेंथ सेम रहेगा, यानी कि उस सिचुएशन में अगर अगर B1 बराबर D2, D2 बराबर D हो तो आपका इलोंगेशन हो जाएगा 4PL फाई D स्क्वायर इंटू E। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, इफ ए लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन इज अप्लाइड इन ए कंप्रेसिव मैनर ऑफ ए रॉड whose cross section is 10 mm into 20 mm in area, then what will be the compressive stress। बहुत सिंपल है, आपको क्या बोला गया है, ध्यान से, एक बार है, एक बार है, जिसमें कंप्रेसिव लोड लगाया जा रहा है, कितना कंप्रेसिव लोड लग रहा है इसमें, 40 किलो न्यूटन, यानी कि P बराबर 40 किलो न्यूटन और इधर भी P बराबर 40 किलो न्यूटन। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 20 इंटू 10 यानी कि 200 mm स्क्वायर। ठीक, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दिस जियोमेट्री, ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस का फॉर्मूला स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन सफिशिएंट है। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, फोर्स कितना दिया 40 किलो न्यूटन यानी कि 40 इंटू 10⁻3, ठीक है, एरिया कितना दिया 10 इंटू 20 यानी कि 200, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 मेगापास्कल। आंसर कितना का 200 मेगापास्कल। इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई छोटा सा कैलकुलेशन है, तो आंसर क्या है, आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे।
what will be the value of Poisson ratio if the elasticity and rigidity of the material is 200 gigapascal and 66 पॉइंट जी। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको रिलेशन लगाना है, ठीक है। कौन सा रिलेशन लगेगा? रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू, इस रिलेशन से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन था अपने पास? E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। फाइंड क्या बने? पॉइसन रेशियो फाइंड करने बोला है। E का वैल्यू पुट कर दे। E कितना है? 200 गीगापास्कल, 2 इंटू 66.7767 66.67 1 प्लस म्यू, ठीक है। जब अपन कैंसिल आउट करेंगे तो 66.67 ये 3 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? 3/2 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो म्यू बराबर म्यू बराबर 3/2 माइनस 1, यानी कि म्यू बराबर 3 माइनस 2/1, यानी कि म्यू बराबर 1, ठीक है। म्यू बराबर 1, यानी डी इज द राइट आंसर। सॉरी, नीचे 2 0.5 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे 2 है, यानी कि आंसर कितना? 0.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग आंसर। फाइनल आंसर 0.5। सी आंसर इज द राइट आंसर। Next, what is the effect on Young modulus of a wire if the radius of a wire subjected to a load P is double? आंसर देखिए, यंग मॉडुलस, जो यंग मॉडुलस होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, Young's modulus of elasticity is the material property। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो पी और पी के ऊपर सब्जेक्टेड टू लोड पी लगाओ, पी को जितना भी वेरी करो लोड को, ई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ई मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी होगा। हम लोग आगे एक सवाल लेके आएंगे, ठीक है। सवाल लेके आए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। एक्स्ट्रा कैरिकुलम करने से उस ई में कोई भी फर्क नहीं आएगा। दैट इज नो चेंजेस ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड, दैट इज नो changes due to variation of load and क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अपन का आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बिकम रिमेन अनइफेक्टेड, रिमेन अनइफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन अनइफेक्टेड, ठीक है बच्चे। बहुत अच्छा, इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, ये स्टील रॉड ऑफ ओरिजिनल लेंथ 200 mm एंड फाइनल लेंथ of 200.2 mm after application of an axial tensile load of 20 kilonewton, what will be the strain development in the rod? देखिए बहुत सिंपल है। इनिशियल लेंथ कितना दिया है? इनिशियल लेंथ, ठीक है। इनिशियल लेंथ कितना था? L 200 mm and final length L1
20.2 mm। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका टेंसाइल लोड्स का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ठीक है, इलोंगेशन क्या बोला है, और स्टील रॉड इज mm after application of an axial tensile load 20 kilo, what will be the strain development in the rod? strain पूछा गया, strain। ठीक, तो देखिए बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो डेल बराबर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन बराबर हो जाएगा, सर स्ट्रेन पूछा, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इनिशियल लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रेन, दैट मीन स्ट्रेन बराबर एल वन माइनस एल अपन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन बराबर 20.2 माइनस 2000 अपन 200, तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा 0.2 अपन 200, यानी कि स्ट्रेन हो गया 0.01, 0.01, तो 0.01, सॉरी 0.001। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा एक बार फाइनली? 0.01 0.2 डिवाइड बाय, ठीक है, 0.001 आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर, 0.001। ओके बेटा, a cross section bar of area 700 mm square is subjected to an axial load and shown in the figure below, what is the value of the stresses? बहुत सिंपल है, RS में ये जो RS है इसमें स्ट्रेस पूछा है, ये RS क्वेश्चन में स्ट्रेस पूछा है, तो अपन अगर लोड फाइंड कर ले RS में तो स्ट्रेस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो RS में लोड कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सेक्शन लेके करूंगा, ठीक है, देखो थोड़ा सा लोड, अगर मैं हर पॉइंट में मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूं, अगर मैं एफ सी में अगर लोड निकालूंगा पी एफ सी, तो क्या देखूंगा, इस जो मैं सेक्शन लिया इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड का फोर्स इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि फोर्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में फोर्स को इक्वल करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में टोटल जितना फोर्स होगा राइट साइड में टोटल उतना फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि टोटल फोर्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर 63 है तो राइट साइड में 63 होगा, यानी कि पी एफ सी कितना हो जाएगा, पी एफ सी इज इक्वल टू 63 टेंसाइल लोड। पी एफ सी इज इक्वल टू 63 किलो न्यूटन। पी एफ सी, अगर मैं सेकेंड देखूं, इसको अगर सेक्शन करूं तो लेफ्ट साइड में देखिए कितना, 63 से 35 माइनस जाएगा, यानी कि 30 आएगा। राइट साइड में देख सकता हूं, ठीक है, 49 से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक, सॉरी 63 से 35 माइनस करना है और 49 से 21 माइनस करना है। इधर एक मिनट, अगर इधर देखेंगे, ओके, और राइट साइड में 49 माइनस 21 28, 63 माइनस 35 28, ठीक है, कितना आ जाएगा 28, यानी कि पी सी आर, पी सी आर बराबर 28 किलो न्यूटन, और पी आर एस बराबर 21 किलो न्यूटन, 21 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड को अपन ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन ले लेंगे, अगर देखेंगे सेक्शन लेने के बाद लेफ्ट साइड में जितना भी आपका लोड होगा राइट साइड में उतना ही लोड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा है कि आरएस पूछा है, आरएस में कितना स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड या फोर्स, लोड अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेस सिग्मा बराबर पी आर एस अपन एरिया। सिग्मा बराबर 21 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन दिया है। अपन एरिया कितना था 700 mm स्क्वायर। कितना दिया 700 mm स्क्वायर। ठीक है 700 mm स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा बराबर कितना रहे 330। सिग्मा बराबर कितना रहे 30। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 30 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द इक्वेशन ऑफ elongation of uniform rod having length L due to self weight W। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन टू डू। इसमें करेक्ट होगा, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन WL/2AE। WL/2AE। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। WL/2AE। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। देखो थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो आपका प्रिज्मेटिक बार है, अगर मान लीजिए कौन सा बार है, प्रिज्मेटिक बार है, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, मान लीजिए प्रिज्मेटिक बार है और एक कोनिकल बार है। प्रिज्मेटिक शेप है और एक कोनिकल शेप है। ठीक है, एक तरफ फिक्स है, ध्यान से समझेंगे, एकदम मस्त क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सिस है आपका। ठीक है, लोड अप्लाई हो रहा है, मान लो पी लोड लग रहा है, इधर भी पी लोड लग रहा है, लोड पी, लोड पी। ठीक है, इसका कुछ सेल्फ वेट होगा, मान लो सेल्फ वेट कितना डब्लू है। ठीक है, इसका सेल्फ वेट डब्लू है। ठीक है, इसका भी सेल्फ वेट डब्लू है। एक काम करता हूँ, लोड को डब्लू लेता हूँ किसमें, अच्छा डब्लू के फॉर्म में पूछा इसलिए लोड को डब्लू ले रहा हूँ। ध्यान से बेटा, लोड डब्लू, लोड डब्लू और सेल्फ वेट को पी ले लेता हूँ। क्या सेल्फ वेट पी है, पी है। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें देखिए वेट के कारण
सेल्फ वेट का वेरिएशन होगा, ठीक है। इधर सेल्फ वेट कम होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा सेल्फ वेट, सेल्फ वेट धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। इसका भी पहले सेल्फ वेट कम रहेगा, ठीक है, फिर सेल्फ वेट धीरे 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 बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे सेल्फ वेट बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में सेल्फ वेट सबसे ज्यादा सेल्फ वेट हो जाएगी इस पॉइंट में, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर आपका लोड के अकॉर्डिंग सेल्फ वेट को कंसीडर करके लोड के अकॉर्डिंग एलोंगेशन देखा जाए तो डेल बराबर हो जाएगा, अगर मैं डेल बराबर डब्ल्यू एल अपन 2 AE, इसमें भी डेल बराबर डब्ल्यू एल अपन 2 AE। बट अगर P और W में रिलेशन देखा जाए, W अगर P में रिलेशन देखा जाए तो ये हो जाएगा PAL, यानी कि सेल्फ वेट और आपका एक्सटर्नल लोड में रिलेशन देखा जाए कोनिकल शेप में बराबर PAL अपन 3। अब जब वैल्यू को पुट करेंगे, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका डेल आ जाएगा आपका सेल्फ वेट के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 2E, और इसमें आ जाएगा डेल बराबर डब्ल्यू, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, एकदम आराम से चलना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हो जाएगा डेल बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 6E, ठीक है। बट आपको आंसर कौन सा लेना है, आंसर ये वाला लेना है, ये आंसर लेना है, ठीक है। बाकी जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, ये सब भी याद रखना है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। तो आंसर कौन सा, डब्ल्यू एल अपन 2A, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपका। ओनली एसएससी जेई में नहीं, ये सब सवाल एई का सवाल है, एई में ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। एसएससी में 10% मुश्किल से इस टाइप के टफ सवाल आएंगे, नहीं तो ये सब सवाल पूरा एई के लेवल के हैं, ठीक है। आईएएस में पूछा जाता है। ए रॉड ऑफ डायमीटर, इतना एरिया दे दिया है, ठीक है। एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, mm², इज कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल लोड 10 किलो न्यूटन, टेंसाइल लोड दिया है, यानी कि लोड दे दिया है 10 किलो न्यूटन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दे दिया है 250 गीगा पास्कल। देन द स्ट्रेन इंड्यूस ड्यू टू दिस लोड, स्ट्रेन इंड्यूस, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपसे स्ट्रेन पूछा है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन पता होना चाहिए और स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, आपको ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपन A, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, यंग मॉडुलस, देखो यंग मॉडुलस होता है आपका, ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसके जगह आपका E इंटू स्ट्रेन होता है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, सिग्मा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, ठीक है, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेरिजन करेंगे, एक इक्वेशन हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो वी हैव गॉट
स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस इज इक्वल टू पी अपन ए। आपसे पूछा स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू पी अपन ए इंटू ई। वैल्यू पुट करते स्ट्रेन इज इक्वल टू पी कितना है, लोड है आपका 10 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10 किलो न्यूटन दिया, इसको चेंज कर देते हैं 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एरिया 400, एरिया 400 mm², ठीक है 400 mm² में दिया है एरिया। mm²। और जो 250 दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 250, ठीक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया 250 दिया। देखते हैं कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, ठीक है 2 0 1 0 3 0 100, ये 3 0 100 हो गया, ठीक है 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, ऊपर में 2 बच रहा है, नीचे 4 बच रहा है, यानी कि हो गया 2/0.1। आंसर कौन सा है, आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है आपको ऐसे करके अच्छे से करना है। द स्टेट व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑफ द एक्सटर्नल टू ए बॉडी इज नोन एज द। देखिए बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपके पास एक मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसमें इक्वल डायरेक्शन में यानी कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और आपका इस डायरेक्शन स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। क्या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ध्यान देंगे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। बट क्या बोला, जो स्ट्रेस है इक्वल स्ट्रेस, यानी कि ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा हुआ। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अगर अपन थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट और अंदर घुसेंगे तो देखते हैं आंसर तो मिल गया हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, आंसर नंबर बी। देखिए अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड करने जाऊंगा, ठीक है अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड करने जाऊंगा तो क्या होता है सिग्मा एक्स, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर मैं डिटेल में देखूं क्या होता है एक्स वाई प्लस जेड, यानी कि सिग्मा वी होता है सिग्मा एक्स, मैं इसको डेरिवेशन करूंगा तो सिग्मा वाई, अभी नहीं कर रहा, सिग्मा जेड अपन ई 1 - 2 म्यू। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक 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 ध्यान से देखेंगे, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड बराबर सिग्मा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है 3 सिग्मा अपन ई 1 - 2 म्यू। फॉर्मूला को ध्यान में रखिए बिल्कुल, ठीक है यहां से सवाल बनेगा, इस टाइप के फॉर्मूला से सवाल बनेगा, ठीक है बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस टेस्ट पीसेस इज कॉल्ड। क्या बोला है, मैक्सिमम लोड, देखिए एक रेशियो पूछ रहा है, कोई भी अपन टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं जैसे यूटीएम में, तो रेशियो क्या बोलते हैं मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या,
अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि मैक्सिमम बोला है अल्टीमेट स्ट्रेस, इससे ज्यादा अगर आप लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा अल्टीमेट इज इक्वल टू पी मैक्स अपन एरिया, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सवाल बन सकता है बिल्कुल। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। If a load W is applied instantaneous on a bar of cross section A, then the stress induced in the bar in a worst cases will be। देखिए अपन लेंगे कि जब सडनली लोड अप्लाई किया जाता है, ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक सडनली लोड अप्लाई कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट में मैं सडनली एक लोड अप्लाई कर रहा हूं, सडनली लोड अप्लाई कर रहा हूं, पी लोड। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस कितना, एच डिस्टेंस। एच डिस्टेंस। ठीक, इंपैक्ट लोड अप्लाई, इंपैक्ट लोड स्पेसिमेन है। ठीक है, इंपैक्ट लोड, देन अपना फॉर्मूला बनता है इंपैक्ट स्ट्रेस। देखिए इंपैक्ट स्ट्रेस यानी कि सिग्मा इंपैक्ट बराबर नॉर्मल स्ट्रेसेस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h अपन नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, सॉरी नॉर्मल डिफॉर्मेशन, डेल हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं इंपैक्ट फैक्टर, ये जो पोर्शन इसको बोलते हैं इंपैक्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं, आईएफ। आईएफ मीन्स इंपैक्ट फैक्टर। ठीक है, आईएफ क्या होता है, आईएफ मीन्स इंपैक्ट फैक्टर। ठीक है, वेयर आईएफ बराबर इंपैक्ट फैक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ सडन लोड, इन केस ऑफ सडन लोड या ग्रेजुअल लोड, इन केस ऑफ सडन लोड और ग्रेजुअली लोड अप्लाई, तो क्या हो जाता है, जो इंपैक्ट फैक्टर होता है एच एच जीरो होता है उस सिचुएशन में, एच इज इक्वल टू जीरो। देन एच अगर जीरो होगा तो इंपैक्ट फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर, तो उस समय सिग्मा इंपैक्ट क्या हो जाएगा, उस समय सिग्मा इंपैक्ट एज ए सिग्मा ग्रेजुअल, या आपका सिग्मा ग्रेजुअल, या फिर सिग्मा आपका इंस्टेंटेनियस, या सिग्मा सडन लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इंस्टेंटेनियस दिया है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक, यानी कि अगर सिग्मा इंपैक्ट, उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा आपका इंस्टेंटेनियस, या फिर सिग्मा ग्रेजुअल, या फिर सिग्मा सडन, किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा क्या है, सिग्मा डब्ल्यू अपन एल, यानी कि सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 इंटू डब्ल्यू अपन ए, 2 इंटू डब्ल्यू अपन ए। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टू टू डब्ल्यू अपन ए, 2 डब्ल्यू अपन ए, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 डब्ल्यू अपन ए, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाने का चांसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, मैं बोला था ना एक क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट इलास्टिक है। ठीक है, तो अपन 4 ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे माइल्ड स्टील, सेकेंड कास्ट आयरन, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। फर्स्ट माइल्ड स्टील, देन कास्ट आयरन, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चे,
माइल्ड स्टील का लगभग 210 गीगा पास्कल, कास्ट आयरन का लगभग 190 गीगा पास्कल, कॉपर का लगभग 90 गीगा पास्कल, एल्युमिनियम का 70 टू 80 गीगा पास्कल। ठीक है, वेरी करता है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, कभी कभी कास्ट आयरन का 150 ले लेगा, माइल्ड स्टील का 250 ले लेगा, 280 ले लेगा। ठीक है, तो ये वेरी होता है। आपका एक जनरल में ओवरव्यू दे दिया, तो सबसे ज्यादा इसमें से ऑप्शन में से आपको लगाना है माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील यानी फिर स्टील इसका लगाना है। ठीक है, अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आप सीक्वेंस याद रखिए, माइल्ड स्टील का ज्यादा होता है, फिर कास्ट आयरन का, फिर कॉपर का, फिर एल्युमिनियम का, ऐसे सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू पूछने का चांसेस नहीं है, बट सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। इफ ए पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। देखिए क्या बोला, ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, दोनों तरफ बाउंड्री कर दिए, फिक्स कर दिए हैं, ये फिक्स हो गया, एंड देन इधर भी फिक्स हो गए हैं। ठीक है, जब इसमें हीट करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा, इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा। जब हीटिंग करेंगे तो क्या करना चाहेगा, इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, यानी कि इधर थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा इसमें, इस बॉडी में। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा, यानी कि ये फैलने की कोशिश करेगा, ये फैलने का कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये फैलने का कोशिश करेगा, चूंकि दोनों तरफ में क्या है, दोनों तरफ में फिक्स कर दिए, तो दोनों तरफ में जब फिक्स कर दिए, तो जब फैलने का कोशिश करेगा, तो ये अंदर की ओर एक स्ट्रेस लगाएगा उसको रोकने के लिए, इधर भी अंदर से स्ट्रेस लगा इसके रोकने के लिए, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा। जब हीट करता है तो उसमें एक्सपेंड आता है, दोनों तरफ फिक्स कर दे तो उसमें एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। ठीक है, अंदर की तरफ स्ट्रेस लगता है। ठीक है, क्या स्ट्रेस लगा, मान लो सिग्मा स्ट्रेस लगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, अंदर की तरफ रोड लगा। ठीक है, मैं इसको पी लिख देता हूं, क्रॉस सेक्शन में अंदर की ओर लोड अप्लाई हुआ, अंदर की ओर लोड अप्लाई हुआ। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, अगर हीटिंग करेंगे, अगर हीटिंग करेंगे, देखें, अगर हीटिंग का केस हुआ थर्मल एक्सपेंशन में, अगर हीटिंग का केस हुआ तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, क्या जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर कूलिंग करेंगे, अगर कूलिंग करेंगे तो क्या जनरेट होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो याद रखना ये दोनों पॉइंट को, कूलिंग करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर हीटिंग कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस, इंड्यूस क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। ओके बच्चे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो। अपन तीन चीज के बारे में देखेंगे, देखिए इसमें, इसमें अपन तीन चीज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों फॉर्मूला को अच्छे से देखना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड थर्ड देखेंगे बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, पॉइजन रेशियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय ई, डिनोटेड बाय जी, डिनोटेड बाय के। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखेंगे,
फर्स्ट क्या देखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, ई इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress, longitudinal stress to the longitudinal strain। longitudinal strain, ठीक है, यानी कि E बराबर सिग्मा अपन ई। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सेकेंड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इतना स्लोली पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाय जी, ठीक है, डिनोटेड बाय जी, तो जी बराबर होता है, ठीक है, shear stresses डिवाइड बाय shear strain। shear stresses डिवाइड बाय shear strain। ठीक है, यानी कि जी बराबर हो जाएगा टाउ अपन गामा। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट, बल्क मॉडुलस। क्या देखेंगे, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, तो यहां भी कर लेते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय के, तो के बराबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि के बराबर हो जाएगा सिग्मा वी अपन। ठीक है बेटा, तो आपको तीनों याद रखना है। तो आपसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा गया, तो मॉडुलस ऑफ शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन, आंसर डी इज द राइट आंसर। आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ए बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ साइड बी ऑन विच लोड पी इज अप्लाइड इन ए एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको कि इसका जो सेंटर एक्सिस है, इस एक्सिस से 30 डिग्री में, अच्छा, और ये क्या बार है, ये बार आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला बार है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बार है। ठीक है, और इसका साइज है बी, ये बी है और ये भी बी हो जाएगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। लोड लग रहा है 30 डिग्री में, आपका लोड अप्लाई हो रहा है पी लोड।
30 डिग्री में पी लोड अप्लाई हो रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में रोड को रिजॉल्व कर दो, तो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नॉर्मल डायरेक्शन में हो जाएगा पी कॉस थीटा, पी कॉस 30 और परपेंडिकुलर शियर स्ट्रेस पी साइन 30, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा पी कॉस 30 और शियर हो जाएगा पी साइन 30। अपने को नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। नॉर्मल स्ट्रेस पूछा, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा नॉर्मल बराबर नॉर्मल लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा नॉर्मल बराबर नॉर्मल लोड क्या है? पी कॉस 30 और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो P cos 30 का होता है √3/2 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉर्मल बराबर √3p/2b स्क्वायर, √3p/2b स्क्वायर। आंसर नंबर √3p/2b स्क्वायर। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। When a wire is stretches in double its original length, the longitudinal strain produced is it। देखो, मान लिया ओरिजिनल लेंथ कितना था? सपोज ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर बराबर L, ठीक। एंड फाइनल लेंथ डबल कर दिया, तो फाइनल लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा? 2L। ओके, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस बोला, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ आई होप कि ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता होगा। ठीक, तो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? 2L माइनस L अपन ओरिजिनल लेंथ L, ठीक। चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपन L, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? 2L से L गया तो L अपन L, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? 1। कितना आ गया आंसर? 1। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आज का फर्स्ट पैर स्ट्रेन से, सिंपल स्ट्रेन से। नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए बट इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये खाली एसएससी जेई 2025 के उन बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट एई हो चाहे स्टेट जेई हो, ठीक है, इसरो हो, बार्क हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट से हो, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो कल एक बहुत शानदार फिर 20 to 25 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं सॉम से। आप बिल्कुल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।